हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। हमारा जो पुराना सिलेबस था कभी काफ़ी सालों पहले, यानी कि एनटी के आने से पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें इसका नाम लिखा हुआ था टीचिंग एड्स। लेकिन जब नया सिलेबस आया, जब एनटीए पढ़ाने लगा, तो इसका नाम बदल के हो गया टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो आज हम इसको देखने वाले हैं अच्छे से और बिल्कुल टू द पॉइंट लेक्चर देखेंगे जैसे हमेशा देखते हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको ए टू जेड सारे लेक्चर्स चाहिए सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, जो कि टू द पॉइंट हो, साथ में रीडेबल नोट्स हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो हों, और भी ज़्यादा सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज, यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा चाहिए, पूरा सिस्टम से एक कॉम्पैक्ट ऐसी जगह चाहिए जहां आपकी ए टू जेड तैयारी हो जाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या ये फ़ोन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप ज़रूर से कर दें फ्री डेमो के लिए। ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल अलग अलग यूनिट वाइज। आप चाहें तो हर ईयर के हर शिफ्ट के भी आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, या फिर आप अलग अलग सेक्शन की भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिसंबर 18 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं 5000 या कुछ होंगे, एग्जैक्टली नहीं गिना, बट इतनी सारी शिफ्ट मिला करके 5000 से ज़्यादा ही होंगे। इनफैक्ट 6-6500 क्वेश्चन होंगे, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे और फ्री डेमो भी अवेलेबल है, अगेन इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर से चेकआउट करना। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एड्स की, या नया नाम जो है इसका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो क्या मतलब है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का? ऐसे टूल्स एंड रिसोर्सेज, ऐसी सामग्री जो टीचर को हेल्प करते हैं अपनी पढ़ाई स्टूडेंट्स को करवाने में, है ना, ताकि जो उसकी पढ़ाई है वो और इफेक्टिव लगे और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए क्या है भाई टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, या क्या ऐसी रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ? ये जो पेन टैबलेट वगैरह है जिससे मैं लिखता हूँ, या जो भी मॉनिटर्स और कंप्यूटर वगैरह हैं, ये मेरे लिए टीचिंग एड्स हैं या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं आपको अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ, है ना। तो क्या गोल है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का? क्यों हम यूज़ करते हैं इन सब सामग्रियों को? ताकि स्टूडेंट की अचीवमेंट को मैक्सिमाइज किया जा सके, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल, जो बहुत पहले से परंपरागत तरीके से चलते हुए आ रहे हैं, और दूसरे हैं आधुनिक या मॉडर्न। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी जो टीचर सेंटर्ड जनरली होते हैं, और जो पुराने ज़माने का जो पढ़ने का तरीका है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहाँ पे चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आती हैं, है ना। तो ये टीचर डायरेक्टेड होती हैं जनरली, चॉक इन टॉक मेथड आप कह सकते हो, चॉक के थ्रू लिखना और डिस्कशन करना फेस टू फेस, या वाइट बोर्ड का यूज़ करना, ये सब ट्रेडिशनल में आएगा। मॉडर्न की बात करें तो जो नए ज़माने के हैं, जिसमें थोड़ा आईसीटी या टेक्नोलॉजी का भी रोल है, या फिर जिसमें लर्नर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और लर्नर्स को ज़्यादा इंगेज किया जाता है, वो सारे मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशन, आईसीटी के थ्रू प्रोजेक्टर वगैरह से स्टडी करना, ये सारा का सारा मॉडर्न में आता है। तो आने वाले अभी जो हम लोग लेक्चर आगे करने वाले हैं, इसमें हम सारे मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल से अब कुछ नहीं आता है, आपको पता चल गया ना कि ये होते हैं, बस उसकी अभी हमें बात नहीं करनी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न में कौन कौन से आ जाते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में तरीके, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है माइंड मैप या कंसेप्ट मैप। जनरली इसको माइंड मैप कहते हैं, बट क्वेश्चन में इस बार लेटेस्ट पीवाईक्यू में कंसेप्ट मैप करके आ गया, तो ये भी कह सकते हैं, है ना। क्या होता है माइंड मैप? एक प्रकार का विजुअल डायग्राम होता है जिसमें हम किसी सिंगल टॉपिक से जुड़ी हुई चीजों को सिस्टमैटिकली दर्शा सकते हैं, एक एसोसिएटेड रिलेशन बना करके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई कंसेप्ट याद रखना है, मान लो कि मेरा जो टॉपिक है या एक कंसेप्ट है, मान लो वो है इंटरनेट, है ना। मान लो मुझे इंटरनेट पे एक लेक्चर देना है, तो मैं इसका माइंड मैप बना सकता हूँ कि इंटरनेट से जुड़े हुए जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जिन पे मुझे बोलना है, उनको मैं एक एसोसिएटेड तरीके से चित्र में दिखा दूं, ताकि मैं भूलूं ना वहां जा करके। तो इंटरनेट से क्या जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है,
इंटरनेट से और क्या जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से वेबसाइट भी जुड़ी है, इंटरनेट से वेब 3.0 भी जुड़ा है, इंटरनेट से ईमेलिंग भी जुड़ी हुई है ना जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हैं, और क्या इंटरनेट से और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने अगर इस तरीके से डायग्राम एक बना दिया, और उस डायग्राम की मदद से कई सारे कंसेप्ट जो हैं, हम जो रिलेटेड कंसेप्ट एक सारे, उनको सीक्वल में अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइंड मैप, एक प्रकार का टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ही तो है, जिसको टीचर यूज कर सकता है अपने लेक्चर के लिए। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज होता है नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है स्टूडेंट को, और बोला जाता है कि इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, और बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस को शेयर करें। बहुत बड़ा टारगेट दिया जाता है, और कोई भी सोल्यूशन, मतलब जरूरी नहीं कि आपको सही सोल्यूशन देना है, आप कुछ भी गलत सलत भी सोल्यूशन दे सकते हो, लेकिन देने हैं आपको। मान लीजिए आपका टारगेट दे दिया है कि आपको 100 सोल्यूशन देने हैं, और 100 ही देने हैं, मतलब उसमें जरूरी नहीं कि आप कुछ बिल्कुल सही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप लिख दो, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन के आइडियाज को जनरेट करने के लिए। उसके बाद है थिंक पेयर शेयर। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक पे आपको थिंक करना होता है, और आपको अपने क्लास में एक पर्सन के साथ जोड़ा बनाना होता है, नहीं पेयर बनाना होता है, और जो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचा है वो आपको उसके साथ शेयर करना होता है। तो पहले थिंक करें, फिर पेयर बनाएं, एंड देन शेयर करें। तो ये आता है हमारा एक प्रकार की कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। कोऑपरेटिव लर्निंग को अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे बच्चे जो हैं मिल करके किसी काम को करते हैं, एक सोशल होना भी सीखते हैं, उनको नॉलेज भी मिलती है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। उसके बाद है फिश बोल टेक्निक। तो फिश बोल टेक्निक में क्या होता है कि 2 सर्कल्स होते हैं और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। 2 सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल होता है जिसको हम कह सकते हैं ये आउटर सर्कल है, और एक सर्कल होता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इनर सर्कल है। तो इनर सर्कल में जो लोग बैठे होते हैं ये डिस्कशन करते हैं, और आउटर सर्कल वाले में जो लोग बैठे होते हैं वो सुनते रहते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं, और ये इनकी अदला बदली होती रहती है। इनर सर्कल वाला बाहर जा सकता है, आउटर सर्कल वाला अंदर आ सकता है। बस नियम इतना है कि जो भी अंदर बैठेगा वो डिस्कशन करेगा, और जो भी बाहर बैठेगा वो जो है सुनेगा। तो ये जो फिश बोल टेक्निक है, इससे अच्छा डिस्कशन होता है, और इससे दोनों प्रकार की स्किल्स डेवलप होती हैं। बाहर के सर्कल वाला सुनता रहता है तो उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी डेवलप होती हैं, अंदर के सर्कल वाला बोलता रहता है तो उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती रहती हैं। उसके बाद आता है बज ग्रुप मेथड। बज ग्रुप मेथड सिंपली जीडी है या ग्रुप डिस्कशन है। जब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स, 2-3 पार्टिसिपेंट्स आपस में कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल ग्रुप या बज ग्रुप मेथड कहते हैं। बज ग्रुप मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो कुछ डिस्कस करते हैं तो अगर मतलब इको करने वाला हॉल है तो बजिंग की आवाज होती है। आपने देखा है ना कि किसी भीड़ में आप जाएं बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको बजिंग की ऐसे लोगों की आवाज सुनाई देती है बातें करने की, है ना। तो इसीलिए इससे इसका नाम पड़ गया है बज ग्रुप मेथड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए जो भी हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेज हैं। और आइए कुछ सवाल देख लेते हैं जो कि इससे जुड़े हुए। सबसे पहले कह रहा है कौन सा कोलैबोरेटिव लर्निंग का मेथड है जिससे लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा ऐसा कौन सा मेथड है जिससे स्पीकिंग स्किल्स तो डेवलप होती हैं लेकिन लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं, वो है फिशबोल मेथड या फिशबोल स्ट्रैटेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से माइंड मैपिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, माइंड मैपिंग के क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला, एक टॉपिक के चारों ओर से बिल्ड किया जाता है। इसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस और पैराग्राफ का यूज किया जाता है किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने में। ब्रांचेस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम अ कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर। नोड का मतलब होता है तीर बनाना, जैसे तीर बना करके टॉपिक्स को सेलेक्ट किया ना, तो इसको हम नोड कहते हैं इस तीर को। तो क्या कह रहा है कि अलग अलग ब्रांचेस निकाली जाती हैं एक टॉपिक में से और एक नोड वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और फिर कह रहा है यूज ऑफ इमेजेस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, और किसी चित्र या सिंबल को बना के भी आइडियाज को
रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लंबे लंबे पैराग्राफ से नहीं कंसेप्ट को लिखा जाता, छोटे छोटे इशारों में तीर बना दिया, कोई चित्र बना दिया, कुछ सिग्नल बना दिया, उससे आप एक बड़े से बड़े कंसेप्ट को रिलेटेड टर्म्स में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ बी गलत हो जाएगा, बाकी तो सारी चीजें यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। तो जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी बातें होंगी जो उसको और इफेक्टिव बनाएंगी आपके सपोर्ट मटेरियल को। सबसे पहला, क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कितना क्लियर है आपका सपोर्ट मटेरियल और कितना ज्यादा व्यापक है, कितना ज्यादा हर एक प्रॉब्लम को कवर करने वाला है। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, कितने पेज की पीडीएफ लेकर के आप आए हैं, या कितना बड़ा आपका व्हाइट बोर्ड है, कितनी मोटी आपकी किताब है, एंड सो ऑन। एप्रोप्रिएटनेस फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल, यानी कि लर्नर की एज के लिए कितना वो एप्रोप्रिएट है, कितना लर्नर की एज के हिसाब से है। और रिलेवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए कितना ज्यादा ये सही है, कितना रेलेवेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये हमारी क्लास है, तो क्लास बड़ी छोटी होती है, लेकिन 1 घंटे के बाद बिना पानी पिए और बिना चुप बैठे, है ना, काफी देर तक स्मार्ट बोर्ड के आगे शक्ल बड़ी से दिखाए बिना हम यहाँ पे कम से कम समय में बात कर लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्वालिटी से होती है, क्वांटिटी से नहीं होती है। तो यहाँ पे बी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाकी तो मुझे सारे लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना था। आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी लिंक से आपका पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स भी है टीचिंग एप्टीट्यूड का खुल जाएगा। इस अभी का जो लेक्चर है उसके नोट्स भी खुल जाएंगे, और ऊपर मोर पीवाईक्यूज का या बेसिक पीवाईक्यूज का लिखा होगा, बटन होगा, ध्यान से देखना, उसको क्लिक करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और खुल जाएंगे, उन सबको भी लगा लेना। और फ्री डेमो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिले तो आप इस व्हाट्सएप पे जरूर से संपर्क कर लेना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस जो यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी दिए हैं, अगेन फ्री डेमो भी है इसका, एक बार देख लेना, समझ लेना जो भी चीज़ें हैं। नहीं कुछ भी समझ में आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार हाय भेज देना, फिर वहाँ पे बातचीत हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि जो चैट सिस्टम है वो मल्टीपल लोगों से एक साथ किया जा सकता है। कॉल में क्या होता है कि एक 1-to-1 होता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। तो आप लोग भी समझदार बच्चे हो, पढ़ाई करने वाले हो, हायर एजुकेशन में जाने वाले हो, आपको इतनी बात समझ में आती होगी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो ईमेलिंग से ज़्यादा होती है या उससे भी ज़्यादा चैटिंग से हो जाती है, क्योंकि एक साथ कई लोगों से कम्युनिकेशन हो जाता है। कॉल अगर आप करोगे तो कॉल नहीं उठेगी, है ना, केवल चैट के माध्यम से ही आप सबसे रिक्वेस्ट है ये कांटेक्ट किया करें। सो गाइस आज के लिए इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।